नमस्कार, स्वागत है आप लोग का एमएस क्लासेस में। तो जैसा कि कक्षा 10 का जो विज्ञान है, तो विज्ञान में जो आपका जो सिलेबस दिया गया है विज्ञान का, वह 3 भागों में डिवाइड है। जो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी में भी डिवाइड है। तो जिसमें जो बायोलॉजी का भाग है वो हम आपको बताने जा रहे हैं कुछ बेसिक कंसेप्ट जो आपके बोर्ड एग्जाम में मददगार साबित होगा। तो जो कक्षा 10 का जीव विज्ञान है, पहले हम लोग जानेंगे कि बायोलॉजी होता क्या है, जीव विज्ञान होता क्या है। तो सजीवों के बारे में अध्ययन करना ही जीव विज्ञान कहलाता है। यदि सजीवों के बारे में हम अध्ययन करते हैं तो वह जीव विज्ञान के अंतर्गत आता है। तो जो जीव विज्ञान का सब्जेक्ट है, वह पहले सब्जेक्ट को हम लोग समझेंगे कि जीव विज्ञान शब्द किसने दिया। जैसा कि पहले हम कुछ चीज पढ़ने से पहले उसके बारे में यदि जान ले तो हमें आगे पढ़ने में उसमें बहुत कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ता। जिस प्रकार आपने समझा कि जो बायोलॉजी है, जीव विज्ञान है, या सजीवों के बारे में अध्ययन किया जाता है। इतना तो आपको पता हो गया कि इसमें सजीवों के बारे में अध्ययन किया जाता है। और सजीव मनुष्य भी हो सकते हैं, जीव जंतु भी हो सकते हैं और पादप भी हो सकते हैं। पादप भी सजीवों के अंतर्गत आते हैं और बायोलॉजी में इनका अध्ययन किया जाता है। तो जो जीव विज्ञान शब्द है, बायोलॉजी शब्द है, वह दो लोगों के द्वारा दिया गया है। एक लैमार्क है और दूसरा है जो दूसरे वैज्ञानिक है, उसका नाम है जो जीव विज्ञान शब्द के जिसने जीव विज्ञान का शब्द दिया उनका नाम है लैमार्क और ट्रेविरेनस, जिन्होंने 1802 ईस्वी में 1802 ईस्वी में लैमार्क और ट्रेविरेनस जी ने जीव विज्ञान शब्द को प्रतिपादित किया। और जो जीव विज्ञान के जनक है वह अरस्तु जी है। जीव विज्ञान का जनक अरस्तु को माना जाता है। तो लिख लेते हैं हम लोग, जीव विज्ञान का जनक, जो जीव विज्ञान का जनक है वो अरस्तु जी है। जीव विज्ञान का जनक अरस्तु जी को माना जाता है। यह बहुत ही बेसिक जानकारी है जो आपको पता होना चाहिए कि जीव विज्ञान होता क्या है, जीव विज्ञान शब्द किसने दिया और जीव विज्ञान के जो जनक है वो कौन है। तो इतनी यह बेसिक नॉलेज है, आपको पता होना चाहिए। तो अब हम कक्षा 10 का जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग पहले चैप्टर को लेकर हम लोग चलते हैं, जिसका नाम है जैव प्रक्रम। तो चलिए, जो चैप्टर का नाम है जैव प्रक्रम, लाइफ प्रोसेस। जैव प्रक्रम जो जीवधारियों के बारे में वर्णन किया जाता है, अर्थात जैव प्रक्रम वह क्रिया है जो व्यक्तियों के द्वारा या सजीवों के द्वारा डेली लाइफ में करता है। वो जैसे डेली लाइफ में वह श्वसन, पाचन, ग्रहण, उत्सर्जन इत्यादि प्रक्रिया करता है जो जैव प्रक्रम के अंतर्गत आता है। इसका जो डिफिनेशन है, वे प्रक्रियाएं जो जीवों के द्वारा किया जाता है उसे जैव प्रक्रम कहते हैं। वे प्रक्रियाएं जो जीवों के द्वारा किया जाता है उसे जैव प्रक्रम कहते हैं। और जैव प्रक्रम में जीवधारियों के द्वारा जो कार्य किया जाता है वह अनेक प्रकार से, जैसे जीवधारियों में आप क्या जाते हैं, जंतु भी आ जाते हैं, पादप भी आ जाते हैं, या जीवधारियों के अंदर जाने जाते हैं। तो जैव प्रक्रम की यदि आप बात करें तो जीवन में क्या क्या बात आते हैं, और कहने को तो बहुत सी बात आते हैं, लेकिन आपको वही ध्यान रखना है जो हमारे एग्जाम में आता है। जैसे जीवधारियों के द्वारा पाचन की क्रिया भी होता है, श्वसन की क्रिया भी होता है,
परिवहन भी होता है, उत्सर्जन भी होता है। जैसा कि आने वाले लेक्चर में इन सभी के बारे में बात किया जाएगा और इसका जो चैप्टर है वो आपके आगे आपको मिलेगा। तो अभी आपको ये तनाव नहीं लेना है कि ये भी हम श्वसन नहीं पढ़े हैं, परिवहन नहीं पढ़े हैं, उत्सर्जन नहीं पढ़े हैं। तो आप इस बारे में तनाव न ले कि अभी नहीं पढ़ाया गया है, वो बताया जाएगा। जो उसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो आपको बताया जाएगा, जिससे आपको जो एग्जाम है उसमें मददगार साबित हो सकता है। जो ये है, अगर हम बात करें जैव प्रक्रम के अंतर्गत जीव में होने वाली तमाम उपापचयी क्रियाएं, तो वह दो प्रकार की होती हैं। उपापचयी क्रियाओं में एक होता है उपचयी क्रियाएं तथा एक होता है अपचयी क्रियाएं। तो हम लोग समझते हैं पहले उपापचयी क्रियाएं। उपापचयी क्रियाएं, इसको दो समूहों में बांटा गया है। एक होता है उपचयी और एक होता है अपचयी। तो यदि हम बात करें उपापचयी क्रियाओं की, तो उपापचयी क्रियाएं दो प्रकार की होती हैं, एक उपचयी क्रियाएं, दूसरा अपचयी क्रियाएं। तो आपको ये समझना है कि उपापचयी क्रिया क्या है। जो सभी जीवों के द्वारा क्रिया को किया जाता है, जो सभी जीवों के द्वारा जो क्रिया को किया जाता है उसे उपापचयी क्रियाएं कहते हैं। और उपापचयी क्रियाओं में दो समूहों में बांटा गया है, एक है उपचयी क्रियाएं और एक है अपचयी क्रियाएं। अगर हम बात करें उपचयी क्रिया की, तो इन्हें कहते हैं एनाबोलिक और इसे कहते हैं कैटाबोलिक। एक होता है एनाबोलिक और एक होता है कैटाबोलिक। तो पहले हम एनाबोलिक के बारे में जानेंगे, फिर कैटाबोलिक के बारे में जानेंगे। तो हम लोग हेडिंग लगाते हैं उपचयी क्रियाएं। एनाबोलिक रिएक्शन। जो उपचयी क्रियाएं हैं इसमें आपको जो याद रखना है, जिसमें सरल कार्बनिक पदार्थों से जटिल कार्बनिक पदार्थों का निर्माण होना, यही उपचयी क्रिया कहते हैं। जिसमें सरल कार्बनिक पदार्थों से जटिल कार्बनिक पदार्थ, जैसे आप लोग को पता है कि हमारा जो शरीर है वो कई सरल पदार्थों से मिलते एक जटिल आवरण तैयार होता है, वैसे सरल कार्बनिक पदार्थों से मिलकर जटिल कार्बनिक पदार्थों का निर्माण ही उपचयी क्रिया कहलाती है। और यह डिफिनीशन जो है एग्जाम में आपको याद रखना पड़ेगा, और यदि आप याद रखे रहेंगे तो आपको जो है ये अच्छे से समझ में आएगा और आप अच्छे से लिख ले जाएंगे। आपको सिर्फ ध्यान इतना देना है कि जिसमें से सरल कार्बनिक पदार्थ से जटिल कार्बनिक पदार्थ का निर्माण होना वह उपचयी क्रिया कहलाता है। यदि आप डिफिनीशन लिखना चाहे तो आप लिख सकते हैं कि जिसमें सरल कार्बनिक पदार्थ से जटिल कार्बनिक पदार्थ का निर्माण होता है वह उपचयी क्रिया कहलाता है। जो इसका ट्रिक है आप उसे बता सकते हैं। ट्रिक मैं पहले बता दूं तब आपको उदाहरण समझाता हूं। आप सिर्फ इतना याद करिए, सरल कार्बनिक पदार्थ गिब्स जटिल
कार्बनिक पदार्थ। यदि ये जो फार्मूला है यदि आपके दिमाग में रहेगा तो आप इसका डिफिनीशन आराम से लिख ले जाएंगे और अच्छे से लिख ले जाएंगे, जिससे जो एग्जामिनर होगा उसको अच्छे से समझ में आएगा। हालांकि आप इतना मत लिख दीजिए कि सरल कार्बनिक पदार्थ ये जटिल कार्बनिक पदार्थ, ये तो आपको सिर्फ समझने का ट्रिक है, इसे आप एग्जाम में ऐसे मत बना के आइएगा, नहीं तो यदि आप ऐसे बनाएंगे तो उसको समझने में कठिनाई हो सकती है। तो आपको यह समझ आ गया होगा कि जिसमें सरल कार्बनिक पदार्थों से जटिल कार्बनिक पदार्थों का निर्माण होता है। यदि आप जानना चाहें तो अपने शरीर के बारे में ही जान लीजिए, जिसमें जैसे हमारे शरीर जो कई खंडों से मिलकर बना है, एक जटिल संरचना तैयार हुआ है, वैसे सरल कार्बनिक पदार्थों से जटिल कार्बनिक पदार्थों का निर्माण ही उपचयी क्रिया कहलाता है। यदि आपको कोई बात ना समझ में आए, जो वीडियो है, जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स है, जो हेडिंग्स है, यदि उसमें से आपको कोई भी बात ना समझ में आए तो आप टेलीग्राम पे मैसेज जरूर कीजिएगा। यदि आपके अंदर कोई प्रश्न आता है तो आप उसे टेलीग्राम में यदि मैसेज करते हैं या कमेंट बॉक्स में लिखते हैं तो आपको अवश्य ही उसका जवाब प्रोवाइड किया जाएगा। यदि उस प्रश्न के जवाब देने लायक रहेगा तो आपको अवश्य ही उसका जो जवाब है वो मिल जाएगा। तो हम अगला बात करते हैं, इसके जो उदाहरण है, यदि आप डिफिनीशन लिखते हैं और उदाहरण नहीं लिखते तो आपको नंबर कम मिलने के चांसेस होते हैं, आपके नंबर कटने के चांसेस होते हैं, तो आप इसका विशेष ध्यान रखिएगा। जो इसमें उदाहरण है उसका है उदाहरण प्रकाश संश्लेषण। आपको यदि प्रकाश संश्लेषण पढ़ना है तो आपको जो ये प्रकाश संश्लेषण है, अभी आप इतना ही समझे कि प्रकाश संश्लेषण इसका उदाहरण है, और आगे के लेक्चर में प्रकाश संश्लेषण के पूरी जो उसका थियरी है और जो उसका बेसिक कॉन्सेप्ट है, आपको प्रकाश संश्लेषण के बारे में पूरा बताया जाएगा और कैसे होता है प्रकाश संश्लेषण और क्यों किया जाता है, यह आपको प्रकाश संश्लेषण आगे के लेक्चर में बताया जाएगा। चूंकि ये इस टॉपिक का लेक्चर नहीं है और आगे का लेक्चर वही है जब प्रकाश संश्लेषण, पौधे में प्रकाश संश्लेषण कैसे होता है, क्या बनता है, इससे उसमें ग्लूकोज का निर्माण होता है, जल भी निकलता है, तमाम प्रकार की चीजें होती है, आगे के लेक्चर में आपको बताया जाएगा। अगर हम बात करें प्रकाश संश्लेषण के बारे में थोड़ी सी, तो इसमें पादप द्वारा जो पौधे होते हैं उनमें प्रकाश संश्लेषण जो सूर्य की उपस्थिति में, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में तथा जल की उपस्थिति में, कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में यह संभव हो सकता है और तमाम प्रकार के घटक होते हैं जो आपको बताए जाएंगे आगे। तो वैसे प्रकाश संश्लेषण का जो प्रक्रिया है, जो इसका पूरा लेक्चर है वो आगे के लेक्चर में आपको प्रोवाइड होगा। तो आप इतना ध्यान रखिए कि जो उपचयी क्रियाएं हैं वह प्रकाश संश्लेषण है और अगला है अपचयी क्रियाएं। कैटाबोलिक रिएक्शन, कैटाबोलिक रिएक्शन। आप जो ट्रिक है या आप अपने दिमाग में तुरंत या एक बार फिर रिवाइज कर लीजिएगा। जो इसका जो पीडीएफ है वो टेलीग्राम पे आपको मिल जाएगा, जो ये लिखा जा रहा है व्हाइट बोर्ड पर वो टेलीग्राम में आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। और आप ये गलती से ये मत समझे, ये वो ही है दोस्तों। ये उपापचयी क्रियाओं में हम लोग उपापचयी क्रियाएं और उपचयी क्रियाएं के बारे में हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं, और अपचयी क्रियाओं के बारे में हम लोग अगले लेक्चर में इसका डिस्कशन करेंगे। तो तब तक के लिए धन्यवाद। यदि आपको कोई दिक्कत हुई हो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल और हमारे कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा, और वीडियो की क्वालिटी और वीडियो का आवाज़ और वीडियो कैसा रहा इसके बारे में आप अवश्य बताइएगा, जिससे हमें थोड़ा मोटिवेशन मिलती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। हेलो दोस्तों, नमस्कार। जैसा कि अभी आपने देखा है कि आपके बीच में एक नए टीचर बायोलॉजी के एक नए टीचर के रूप में सेसमल सिंह आए हैं और आपको बायोलॉजी के कुछ कॉन्सेप्ट पढ़ाए हैं। तो दोस्तों मैं बताना चाहता हूँ, ये सेसमल सिंह हमारे स्टूडेंट भी थे और आज समकक्ष टीचर के भी रूप में उभर रहे हैं। तो आपने देखा कि ये अपनी ज़िंदगी में पहली बार
न तो ऑफलाइन न तो ऑनलाइन। अपने ज़िंदगी में पहली बार ये ऑनलाइन की क्लास ले रहे हैं और मैं यही बैठ कर देख रहा था। इतने ज़बरदस्त तरीके से अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर किए हैं जिसकी कोई सीमा नहीं। अब इनका अपने शब्दों पर इतना अच्छा कमांड है, मैं कभी सोच नहीं सकता था कि पहली लेक्चर में कोई बच्चा पहली लेक्चर में इतना अच्छा अपने शब्दों पर कमांड करके इतना अच्छा कंटेंट दे जाएगा आपको। ये तो मैं सोच भी नहीं सकता था। दोस्तों, मैं बताना चाहता हूँ कि एमएस क्लासेस की टीम लगातार आपके लिए बेहतर प्रयास करने का प्रयास कर रही है, बेहतर कुछ करने का प्रयास कर रहा है। तो आपके बीच में अब हर सब्जेक्टों के नए टीचर आएंगे और जान लीजिए कि एमएस क्लासेस की जो टीम है यह नया टीचर बनाने का भी काम कर रहा है और नए टीचर लाने का भी काम कर रहे हैं। तो दोस्तों, हम सेशनल सिंह के लिए चाहेंगे कि आप लोग का कमेंट जरूर आए, चाहे वह नेगेटिव कमेंट हो या पॉजिटिव। आपका कमेंट इनके लिए प्रेरणा का काम करेगा, हमारी टीम के लिए प्रेरणा का काम करेगा। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आपका कमेंट जरूर आए इनके लिए, जरूर। अच्छाइयाँ बुराइयाँ जो भी हो, जैसा भी ये लेक्चर रहा हो आपके लिए, इनके लिए जरूर कमेंट कीजिएगा, क्योंकि अभी ये पहली बार ये क्लास ले रहे हैं अपनी ज़िंदगी में और आपके कमेंट की ज़रूरत है। और एक चीज़ और बता दूँ, मैं इनकी क्वालिटी समझ रहा हूँ, ये बहुत ज़्यादा समय नहीं लगेगा, हफ्ते से 2 हफ्ते तक जाते जाते ये अपने सब्जेक्ट के इतने अच्छे टीचर के रूप में उभरेंगे जिसकी कोई सीमा नहीं, जिसे हम आप सोच भी नहीं सकते। बस अतः चाहिए क्या? आप लोग का साथ, आप लोग का प्यार, आप लोग का सहयोग। यदि आपका साथ, प्यार और आपका सहयोग रहा तो हमारी टीम आपके लिए बेहतर से बेहतर प्रदर्शन करने का प्रयास करेगी। और सेशनल के लिए आपका कमेंट जरूर आना चाहिए, जरूर आना चाहिए। इसी बात के साथ धन्यवाद।